हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। जीएस के विशिष्ट प्रश्नों की ये श्रृंखला, इसका आज चौथा ये लेक्चर है। जीएस के कुछ प्रश्न आज हम यहाँ पे करेंगे, लगातार करते आ रहे हैं। और एक बात और बता दूँ, इनके पीडीएफ जो है टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। लगातार वहाँ पर सीक्वेंसली हमने वीडियो के अनुसार पीडीएफ डाल रखे हैं, ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार एग्जाम से पहले पढ़ जरूर लेना इनको। पहला प्रश्न आज का है, अयस्क को वायु के आधिक्य में गर्म करना कहलाता है। अब सबसे बड़ी बात दिक्कत दोस्तों ये है कि ये मैं आपको जो है ना, जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ कंप्यूटर वाले क्वेश्चन नहीं है, जो वेबसाइट्स पे हैं वो क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट बुक का रेफरेंस लेकर के करवा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊँ, ऐसी कोई सी भी बुक अभी तक मेरे को नहीं मिली है जिसमें त्रुटि ही नहीं हो। हर बुक में कुछ न कुछ त्रुटियाँ हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ही प्रश्न ये आज के वीडियो का है। इससे पहले वीडियो का जो पहला प्रश्न था उसमें भी त्रुटि थी। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मर्जन, जबकि रियलिटी जो लिखावट है वो होता है भर्जन। तो ये चीज़ जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा भर्जन, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मर्जन। तो चौथा इसका आंसर है, लेकिन ये मर्जन नहीं भर्जन होता है। जब अयस्क को वायु की उपस्थिति में या O2 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसका भर्जन हो जाता है। भर्जन करना उसको कहते हैं। बेसिकली कुछ नहीं होता, उसको भयंकर टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, कोई सा ही पदार्थ हो। और ये सारी चीज़ें किसमें आती है? मेटलर्जी में आती है। आगे चलते तो ये करेक्ट कर लें, यहाँ पे मर्जन नहीं है, भर्जन इसका आंसर है। आयरन के संक्षारण यानी कि रुस्टिंग को रोकने के लिए इस पर परत चढ़ाई जाती है। मतलब आयरन का संक्षारण ना हो या रुस्टिंग ना हो, इसको रोकने के लिए इस पर एक परत चढ़ाई जाती है। ये परत किसकी होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया ये प्रश्न। तो दोस्तों इस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे हम जेडन कहते हैं। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, सबको पता होगा, वैलेंसी 4 होती है। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे पहले कार्बन, उसके बाद क्या आता है? SI, फिर आता है SN, फिर आता है PB अपना लेड होता है। इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल की स्थिति इसकी होती है। तो पूछा गया है कि कार्बन में जो प्रतिशत होता है, इस्पात में जो प्रतिशत होता है कार्बन का, वो कितना होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट रखने वाला क्वेश्चन ये है, कार्बन का जो मात्रा होती है इस्पात के अंदर वो होती है 0.5% से 1.5% तक, जो कि बहुत कम मात्रा एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो जो भी मिनिमम आपको वो दिखे ऑप्शन में, वो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो सही आंसर इसका 2 है। 4 पे टिक लग रहा है, लेकिन 2 है इसका आंसर। ये देखिए 2 है इसका आंसर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है 0.5 से 1.5% के बीच में। आगे चलते हैं। किसी भी धातु का प्राकृतिक यौगिक जिससे धातु लाभदायक विधि से प्राप्त की जा सकती है कहलाता है। कुल मिलाकर के यहाँ पूछा है कि ऐसा यौगिक जो प्राकृतिक है और उससे जो धातु बनाई जा सकती है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसको ज़मीन में से निकालते हैं और उस चीज़ को ज़मीन में से निकाल करके प्योर जो मेटल होती है उसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं अयस्क। भाई ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, इनके अयस्क निकलते हैं ज़मीन में से। कितना लोहा ज़मीन में से निकलता है, पीतल, तांबा, बहुत ज़मीन में से निकलते हैं। तो ज़मीन में से क्या निकलते हैं? ज़मीन में से रियल लोहा थोड़ी निकलता है। ऐसे निकलने लग जाए तो फिर तो मज़े आ जाए, हर कोई निकाल लेगा, लोहा बेच ले, सब अमीर हो जाए। तो होता क्या है, इनके अयस्क निकलते हैं, फिर रोटरी में जाकर के, भट्टी में जाकर के इनको तपाया जाता है, फिर अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, भर्जन वगैरह, मेटलर्जी पूरी सारी चीज़ें आती है, तब जाकर के वो रियल मेटल बन पाती है। तो वो जो होता है वो होता है ज़मीन में से निकलने वाला अयस्क। आगे चलते हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी दे रखी। एक तो दे रखा है गालक। गालक तो जो अयस्क निकलेगा उसको गलाने के काम में आता है दोस्तों, और बेसिकली ये अम्ल होता है, और ज़्यादातर HCl अम्ल का उपयोग इसके लिए किया जाता है। खनिज एक अलग चीज़ है। खनिज तो अलग पदार्थ होता है जो कि मेटल में नहीं गिना जाता ये। और जब अधात्री का नाम है तो धातु ही नहीं हुई, तो धातु तो हो नहीं सकती थी। यहाँ पर तीसरा आंसर होगा आपका अयस्क। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। इसको स्टार मार्क कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। ध्यान से एक बार समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। सभी अयस्क खनिज होते हैं, पहला ऑप्शन है। सभी खनिज अयस्क होते हैं। एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, कुछ अयस्क ही खनिज होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, सही आंसर जो है उसका सभी अयस्क जो है वो खनिज होते हैं।
मतलब ये है कि खनिज बेसिकली होता क्या है, खनिज वो चीज़ जो ज़मीन के अंदर से निकाली जा रही है, उससे उस निकाली गई चीज़ के अंदर जो है धात्विक गुण है, और जिसके अंदर धात्विक गुण है वो अयस्क तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे खनिज ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर धात्विक गुण नहीं होते, तो जिनके अंदर धात्विक गुण है वो तो अयस्क है, और जो ज़मीन से निकल रहे हैं वो खनिज है। अब ज़मीन से पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें और भी निकलती है, ठीक है ना, फास्फेट वगैरह, तो ये तो धात्विक गुण नहीं रखते, तो ये अयस्क नहीं होंगे, लेकिन खनिज तो होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखें सभी अयस्क, क्योंकि अयस्क किसे कहते हैं, वो खनिज जो धात्विक गुण रखते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, क्योंकि हकीकत में तो खनिज ही कोई तो कहते हैं अयस्क। किनको कहते हैं, क्योंकि वो खनिज जिनके अंदर धात्विक गुण हो, धात्विक मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो, उन्हें अयस्क कहते हैं। तो सभी खनिज जो है अयस्क हो गए। तो ये तो आपको समझ में आ गया, जो ज़मीन से निकल रहा है वो सभी खनिज हो गए, तो अयस्क भी ज़मीन से निकलते हैं। तो सभी खनिज अयस्क हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है सभी अयस्क जो है वो खनिज ही होंगे, क्योंकि अयस्क भी तो जमीन में से निकल रहे हैं। दूसरा है सभी खनिज अयस्क होते हैं, नहीं होते। भाई खनिज क्या है, खनिज जमीन में से निकाला अपन ने, धरती के अंदर से तो निकाला, और धरती के अंदर से तो पोटेशियम भी निकाला, मैग्नीशियम भी निकाला, फास्फेट भी निकाला। ये धातु है क्या, धातु तो नहीं है, ये तो अधातु है। तो मतलब क्या रहा, धातु की मात्रा जिसके अंदर ज़्यादा होगी वो होगा अयस्क। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि सभी खनिज जो है अयस्क होते हैं। अयस्क वही होगा जिसके अंदर धात्विक मात्रा ज़्यादा होगी। एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है, खनिज अयस्क होता है। आगे चलते हैं, कुछ अयस्क ही खनिज होते हैं। अगर ये लिखता कुछ खनिज ही अयस्क होते हैं तो ये सही हो जाता, लेकिन इसने लिखा है कुछ अयस्क ही खनिज होते हैं, इसलिए ये गलत होगा। तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, और पहला सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगला प्रश्न अपना आता है, गन मेटल मिश्र धातु है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने से बनती है। दो या दो से अधिक चीज़ें ना करके इनके तत्व कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बढ़िया डेफिनेशन बनेगी। इसी प्रकार से एक चीज़ होती है गन मेटल। गन मेटल भी बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, एक होता है तांबा, एक होता है जस्ता, और एक होता है एसन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, चौथे ऑप्शन में देखिए Cu, Zn और Sn, इनसे मिलकर बनता है आपका गन मेटल। आगे चलते हैं, विद्युत शोधन में अशुद्ध धातु का होता है, यानी कि विद्युत शोधन जो होता है एक प्रक्रिया है, पूरी आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर अशुद्ध धातु का क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, शुद्ध धातु और अशुद्ध धातुओं में विद्युत प्रवाही की जाती है। और होता क्या है, शुद्ध धातु और अशुद्ध धातुएं जो होती है उनमें एनोड और कैथोड होते हैं। तो अशुद्ध धातु का तो एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु का कैथोड बनाया जाता है। तो उसमें विद्युत जैसे प्रवाहित करेंगे तो अशुद्ध धातु कहाँ आ जाएगी, एनोड पर आ जाएगी, शुद्ध धातु कैथोड पर आ जाएगी। इसी प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध का शोधन हो जाएगा, तो इसे कहते हैं विद्युत शोधन। तो अशुद्ध धातु का क्या होता है, एनोड होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिकतम क्रियाशील है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, अधिकतम क्रियाशील धातु कौन सी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा क्रिया कौन करेगा, भाई जिसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो करेगा। तो आपने देखा होगा सोडियम का जो विन्यास होता है उसको देखकर पता लग जाता है उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, और वह जल्दी लेन देन कर करके अपना बंध बनाएगा। जिस प्रकार से Na होता है, Na+ होता है और Cl- होता है, और ये दोनों मिलते क्या बनाते हैं, NaCl बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाता, आपका नमक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील यहाँ पर अपना है Na। आगे चलते हैं, और वैसे भी आप देख सकते हैं नमक को अगर आप हवा में रखेंगे, अगर समय आपका जो है बरसात का सीजन होता है तो नमक हवा में आते ही पिघलने लगता है, एक तरीके से गीला गीला सा हो जाता है। आपने देखा होगा, आपने चिमटी में पिघल लिया हो तो वो क्या करता है, वो ऑक्साइड बना लेता है हवा के साथ, क्योंकि उसमें नमी होती है और ऑक्सीजन होती है, तो उसके साथ मिलकर के क्या बना लेता है, नमक ऑक्साइड बना लेता है। पानी में डालो तो घुल जाता है। अब यहाँ चांदी को डालेंगे तो क्रिया करेगा क्या, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इसको। Hg जो है वो भी नहीं करता है, और Cu तो तांबा, ये तो वैसे नहीं करता है। तो आप वैसे भी करके बता सकते हैं। और ये सारी जो है, दूसरी बात, ये धातुएँ हैं, ये अधातु है, तो ये भी क्रिया जो है
अधातु जल्दी करेगा। तो बहुत सारे रीजन हैं इसके आंसर निकालने के, कोई एक रीजन नहीं है। आगे चलते हैं। अयस्कों के अपद्रव्यों को पृथक करने के लिए मिलाया जाने वाला पदार्थ कहलाता है। दोस्तों अयस्क जो होते हैं उनके अपद्रव्य होते हैं, उनको अलग किया जाता है। तो इसको अलग करने के लिए एक पदार्थ मिलाया जाता है, इस पदार्थ को हम कहते हैं फ्लक्स। अगला प्रश्न अपना आता है, तांबे का प्रमुख अयस्क है। दोस्तों तांबे का प्रमुख अयस्क जो है वो होता है एक तो चाल्कोपायराइटीज और एक होता है क्यूप्राइट। तो यहाँ पर दोनों आंसर है जो आपको दे रखे हैं चौथे नंबर पे। आगे चलते हैं। हॉर्न सिल्वर क्या होता है? दोस्तों हॉर्न सिल्वर जो होता है ये आपका होता है सिल्वर क्लोराइड, यानी इसे हम कहते हैं AgCl। आगे चलते हैं। लाइमोनाइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों लाइमोनाइट जो होता है ये होता है आपके लोहे का, Fe का। इसको लिग्नाइट वगैरह नाम अलग अलग है इसके, क्योंकि ये लैटिन नाम है तो उसको कई किताबों में अलग दे रखा है, कई किताबों में अलग दे रखा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं है? दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा हॉर्न सिल्वर, वो तो AgCl होता है। और उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर जर्मन सिल्वर लिखा हुआ है आपके पहले ऑप्शन में, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है रूबी सिल्वर, और चौथा है स्टीफेनाइट। इनमें से सिर्फ जर्मन सिल्वर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सिल्वर जो है नहीं होती। हॉर्न सिल्वर में होती है, रूबी सिल्वर में होती है, और इसमें भी होती है स्टीफेनाइट में। जर्मन सिल्वर में नहीं होती, ये अलग पदार्थ होता है। आगे चलते हैं। पीतल में तांबे को इस तत्व के साथ मिश्रित किया जाता है। दोस्तों जब भी आपको पीतल बनाना हो तो तांबे Cu प्लस Zn मिलाया जाता है, तब जाकर के पीतल बनता है। तो यहाँ पर तीसरा आंसर हो जाएगा आपका Zn। और पीतल एक मिश्रित धातु है, इस वजह से भी ये प्रश्न बन जाता है कि पीतल को किन दो धातुओं से मिलकर बनता है। तो एक तो होता है तांबा और एक होता है जस्ता। आगे चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, इस प्रक्रिया को एक विशेष नाम दिया हुआ है, वो विशेष नाम है आपका भर्जन। तो ध्यान रख लेना, जहाँ भी वायु की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है वो भर्जन ही होगा। आगे चलते हैं। अगला अपना आता है, कार्बन की सर्वाधिक क्रियाशील रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक क्रियाशील रूप होता है चारकोल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, नाइट्रिक अम्ल को जिंक एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अपचयन करने पर प्राप्त गैस कौन सी होती है? दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताऊं, ऐसे प्रश्न अगर करना है तो बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी, वरना गलत हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है। ये होता है HNO3, ये होता है नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको पता करना है कि जिंक क्या होता है। ये होता है Zn। जो साइंस के फील्ड से होता है उनके लिए बहुत ईजी है ये चीज़ें। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये होता है आपका H2SO4। अब यहाँ पर एक जो बात आई वो आती है सांद्र यानी होती है इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा, कंसनट्रेट ज़्यादा होता है ये। और जो आपका आएगा एक हिंदी में नाम आता है उसका बोलते हैं तन्ने या तनु, मान लीजिए सांद्र का उल्टा तनु होता है, या इंग्लिश में बोले तो डाइल्यूट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये ऐसा है कि HNO3 को आप क्या कर रहे हो, Zn के साथ प्लस H2SO4, तो डेफिनेटली ZnSO4 तो एक बनेगा। उसके साथ यहाँ पर क्या है O3 है, और यहाँ पर क्या बचा है H2 बचेगा अपना, क्योंकि SO4 इसका निकल चुका है, ये H2SO4 था। H2SO4 की जगह अपना क्या बन गया, ZnSO4 बन गया। तो ये H2 यहाँ से मिलकर O3 यहाँ पर है तो पानी अलग निकल जाएगा। तो और एक H अपने पास पर यहाँ पर है भी सही, तो बचेगी क्या, अपचयन हम करा रहे हैं N ही तो बचेगा। तो आपका HNO3 में से जब ऑक्सीजन काम आ गया, हाइड्रोजन काम आ गया, Zn अपने साथ था तो ZnSO4 बन ही गया, तो बचा क्या, नाइट्रोजन ही तो बचा। और नाइट्रोजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा वो, अमोनिया गैस बनेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आ रहा है, N आ रहा है। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आ जाएगा, कोई बड़ा वो नहीं है अगर फॉर्मूला आपको याद है तो। आगे चलते हैं। O2 और O3 क्या है? दोस्तों ये तो है ऑक्सीजन, ये है आपका ओजोन, और ये एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। आगे चलते हैं। नाइट्रिक अम्ल, फिर वही बात आ गई कि कार्बन के साथ अभिक्रिया पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ग्रुप डी के पिछले पेपर में और LP के पेपर में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और कई बार भौचक के रह गए हैं बंदे।
अगला प्रश्न अपना आता है, नाइट्रिक अम्ल के साथ कार्बन की अभिक्रिया होती है तो उसमें से गैस उत्पन्न होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो सबसे पहले तो आप रटने की कोशिश करें। रट लिया तो चलो कोई बात नहीं, समझना है तो थोड़ा सा दिमाग को पीछे ले जाना पड़ेगा। डिटेल में मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। सबसे पहली बात, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 आपको आता है, कार्बन का फॉर्मूला C आपको आता है। रिएक्शन कैसे करवाएंगे, कैसे करवाएंगे रिएक्शन मैं बता रहा हूँ। इसमें से CO2 निकलेगी एक, तो एक निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो तो निकलेगी। एक क्या होगा, एक तो होगा CO2, एक होगा आपका NO2। ये तो CO2, ये हो गया NO2। अब यहाँ पर CO2 का ऑप्शन है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं लिख रहा है क्या, नहीं लिख रहा, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शन का आंसर हो गया आपका तीसरा। अभिक्रिया कैसे होगी, अभिक्रिया में आपको सबसे पहले तो नाइट्रिक अम्ल, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, अगर मेरे से यहाँ पे लिखा है में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे समझेंगे। ये होता है HNO3, ठीक है, कार्बन लगाया अपन ने। अब यहाँ पर C है, देख लीजिए यहाँ पर O3 है, तो CO2 निकल जाएगी, CO2 निकली। और उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे इसको 4 लेना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी हो नहीं रही है अपने पास। इसके बाद एक निकल जाएगा अपना NO2, ठीक है। ये 4 N यहाँ पर है क्योंकि 4 आगे लग रहा है ना, ये देखो 4 लग रहा है, तो 4 नाइट्रोजन है तो 4 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, ये 8 ऑक्सीजन हो गए अपने पास। 8 ऑक्सीजन तो यहाँ से हो गए NO2 से क्योंकि 4 आगे लग रहा है। 2 O2 यहाँ पर 10 हो गए टोटल, यहाँ देखा ऑक्सीजन की, तो 4 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 4 दिया 12 होते हैं। 2 ऑक्सीजन और बचे हुए हैं तो उसके साथ H2O भी निकलेगा अपना, तो 2H2O हो गए आपके। ये O को थोड़ा ढंग से बना देता हूँ मैं, हो गए पूरी रिएक्शन। ये 4HNO3 है, ये कार्बन हो गया, एक कार्बन का C यहाँ पे आ गया, O2 यहाँ पे आ गया। रिएक्शन तो ऐसे बनेगी, सिंपली आपको याद रखना है। तो ये तो आपकी क्या होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, जल भी निकलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। तो ध्यान रख लेना, ऑप्शन में क्या दे रखा है, CO2 दे रखा है तो CO2 लगाना है, H2O दे रखा है H2O लगाना है, और ये दे रखा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये लगाना है। काफ़ी ज़्यादा तंबल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या दे रखा था अपन को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझ में आएगी बात, आगे चलते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो हाथ से गैस कहा जाता है, उसे के नाम से जाना जाता है, वो क्या है, उसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। हाथ से गैस का जहाँ पे प्रश्न बनेगा ध्यान रख लेना, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। हाथ से गैस से कोई तात्पर्य नहीं होता, इसको आप सूंघ भी लेंगे तो हंसी नहीं आएगी। ये एक मिथ फैलाया गया है, भ्रम है, झूठ है। होता क्या है, दारू पीते हैं ना कोई, अगर दारू पीते हैं तो दिमाग से थोड़ा हट जाता है ना, दिमाग थोड़ा सुन्न हो जाता है, दिमाग कुछ भी बोल जाता है, तो वैसा ही कुछ होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अमोनिया टाइप की चीज़ होती है, दिमाग में जाकर के कंट्रोल कम कर देती है ब्रेन का बॉडी के ऊपर से। तो बॉडी कुछ भी करती है, ज़रूरी पड़ जाए तो हंस भी लेती है, लात भी मार देती है, कुछ भी कर लेती है, ठीक है ना। तो नशे वाली चीज़ है बेसिकली, हाथ से कोई ले जाना नहीं है, लेकिन एक मिथ बना दिया, भ्रम बना दिया कि हंसी आती है तो इसलिए कहते हैं। आपको ध्यान इतना रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे चलते हैं। ओजोन का निम्न में से कौन सा उपयोग नहीं है। ओजोन का जो उपयोग है वो बहुत सारे उपयोग तो आप जानते होंगे कि पराबैंगनी किरणें जो है उसको रोकती है, विरंजक के रूप में भी ये काम आता है, और कृत्रिम नाशक भी ये है, संक्रमणहारी तो ये है ही। तो यहाँ पर पूर्तिरोधी ये नहीं है, तो यहाँ पर चौथा आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। कार से निकलने वाले धुएं में कौन सी विषैली गैसें होती है। दोस्तों, कार से निकलने वाली जो धुआं है उसमें गैस अगर देखी जाए तो CO2 भी होती है, थोड़ा सा मात्रा CH4 का भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, विषैली। तो इनमें से अगर आप देखेंगे ये कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो विषैली हो। विषैली गैस कौन सी होती है, CO होती है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। मर जाता है आदमी इसको ज़्यादा देर तक इसके संपर्क में आए तो, ठीक है ना। तो ये गैस होती है जो विषैली होती है। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड के जल अपघटन का उत्पाद है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का, वही सिंपल सा बात, मैग्नीशियम नाइट्राइड का अगर जल के साथ क्रिया कराएंगे तो अपने पास अमोनिया निकल जाती है। आगे चलते हैं। कार्बन का अक्रिय रूप है। दोस्तों, कार्बन जो होता है उससे कई सारे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और अक्रिय रूप जो होता है कार्बन का काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, और उसे हम हीरे के नाम से जानते हैं, डायमंड। शुष्क बर्फ होती है, कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। ठोस CO2 जो होता है उसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है।
कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। दोस्तों कार्बन का क्रिस्टलीय जो अपरूप होता है वो होता है फुलरीन, फुटबॉल के जैसा होता है, और ये क्रिस्टलीय अपरूप कार्बन का माना जाता है। अगला प्रश्न अपना आता है, वायुमंडल में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उनको अवशोषित करने वाली गैस या ओजोन की परत ये होती है, ये O3 इसको लिखते हैं, और ये एक दूसरे के अपर रूप होते हैं ऑक्सीजन और O3। तो ये जो है आप देख सकते हैं ओजोन होती है। सबको पता है ये क्वेश्चन का आंसर, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। अपमार्जक होते हैं। अपमार्जक बेसिकली प्राकृतिक पदार्थ नहीं होते, ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण भी नहीं होते, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के लवण भी नहीं होते, ये संश्लेषित पदार्थ होते हैं। रटने वाला क्वेश्चन है, कोई खास इसके अंदर है नहीं। आगे चलते हैं, हीरे की संरचना होती है। हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है, 4 फलक उसके अंदर होते हैं। आपने देखा होगा, ऐसा डायग्राम आपने बनाया होगा जब आप 10th में पढ़ते होंगे। ऐसी संरचना होती है हीरे की, ऐसे उसमें निकले होते हैं। ठीक है, तो हीरा हुआ ख़त्म, और ये लेक्चर आज का यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक छोटी सी स्क्रीन पे इसी प्रकार से समझा सकते हैं, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं समझा सकूँ। आई होप आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट वमेंट करके थोड़ा बता दिया करो यार, थोड़ा हमें ही पता चल जाए कि ठीक है हम कैसा पढ़ा रहे हैं। वरना हमारा तो कंटिन्यू जब एक बार लग जाता है मन पढ़ाने का तो फिर हम पढ़ाते ही जाते हैं। धन्यवाद।